चलो, तो आज हम लोग को रिवाइज करना कौन सा, ईएस चैप्टर 2 1 कर लिए, फिर 3 चैप्टर 3 का फर्स्ट हाफ कर लिया, अभी करना है चैप्टर 2 रिवाइज। चैप्टर 2 का नाम क्या था, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। एक टू धीरे धीरे, एक्ट टू धीरे धीरे, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले, वरना तुम लोग को अपना ही आवाज सुनेगा और सब जम्बल्ड बोलेगा। धीरे धीरे बोलना, पर बोलना ये भी नहीं मन में बोला, धीरे धीरे बोलते हुए चलना। नाम क्या है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। सिस्टम वर्ड हम लोग पहले चैप्टर 3 से पढ़ रखे हैं। क्या होता है ये, जो इनपुट को लेता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, आउटपुट निकाल के देगा, एंड दैट आउटपुट विल बी स्टोर्ड एंड सेव्ड एंड कम्युनिकेटेड ओवर द नेटवर्क नोन एज इंटरनेट। वाह, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम है, यही काम कर रहे थे। तो अकाउंटिंग सिस्टम में क्या इनपुट लिया जा रहा था, ये रहा इनपुट। क्या हो रहा है यहाँ पे, अकाउंटिंग सिस्टम का बात कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल टैली। हम लोग यहाँ इनपुट किसको डाल रहे हैं, टैली में कुछ इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट डाला जा रहा है, टैली में कौन डाल रहा है, यूजर। यूजर इनपुट डालेगा क्या चीज का, ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री को वो इनपुट करेगा। उसके बाद टैली क्या करेगा, प्रोसेसिंग का काम करेगा। प्रोसेसिंग का काम करेगा, लेजर पोस्टिंग सारा खुद से कर लेगा। वो प्रोसेसिंग का काम वो खुद से किया, सॉफ्टवेयर खुद करेगा, टैली खुद करेगा, और क्या करेगा, फिर आउटपुट जनरेट करके छोड़ देगा, पीएल और बैलेंस शीट। वो आउटपुट पीएल और बैलेंस शीट हम लोग टैली के डेटा फोल्डर में स्टोर रहता है, एंड इट कैन बी कम्युनिकेटेड ओवर द नेटवर्क। करेक्ट। तो क्या टैली इससे समझ में आया, एक सिस्टम है जिसको हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम बोले, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज यानी ट्रांजैक्शंस को इनपुट में डाल रहे हैं, ह्यूमंस डाल रहे हैं, इंसान डाल रहा है, यूजर डाल रहा है, टैली खुद प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, लेजर पोस्टिंग वगैरह, और आउटपुट बना के दे रहा है दो चीज, पीएल और बैलेंस शीट, जो डेटा फोल्डर में स्टोर्ड है, और इसको हम लोग नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेंस बना। और अब सिस्टम में हम लोग 3 चीज पढ़े थे, ये वाला सिस्टम में 3 चीज पढ़े थे। गीगो कॉन्सेप्ट याद है, गीगो कॉन्सेप्ट क्या था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर डिनर में खराब खाना खाएगा तो अगले दिन आउटपुट खराब होगा, वो वाला एग्जांपल। करेक्ट। तो गीगो कॉन्सेप्ट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अगर हम लोग जर्नल एंट्री में परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स की जगह परचेज डेबिट टू डेटर्स कर दिए, तो क्या टैली कोई एरर देगा, कभी नहीं। अगर जर्नल एंट्री गलत डाला इंसान, तो वो मान लेगा कि यही एंट्री सही है। क्लैरिटी है। करेक्ट। तो इसमें हम लोग बोले गीगो माने जो सिस्टम का कंपोनेंट्स है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, वो क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है, कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम्स। सिस्टम क्या था, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट इंडिविजुअली क्या बोलेंगे इसको, सब सिस्टम्स बोलेंगे ना। और अगर इनपुट गलत आया तो प्रोसेसिंग भी गलत होगा, आउटपुट भी गलत आएगा। एवरी कंपोनेंट इज इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। और अगर एक कंपोनेंट फेल होगा, अगर इनपुट ही नहीं ले पाएंगे, तो क्या कोई पीएल बैलेंस शीट जनरेट होगा, नहीं होगा। तो इफ वन कंपोनेंट फेल्स, इफ सब सिस्टम फेल्स, द एंटायर सिस्टम विल स्टॉप फंक्शनिंग। तो सिस्टम का 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या था, अ सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम्स। अगर एक सब सिस्टम, और ये सब सिस्टम क्या है, इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट। अगर एक सब सिस्टम खराब होगा, द एंटायर सिस्टम विल स्टॉप फंक्शनिंग, वो फेल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग गए थे वाउचर में ना, वाउचर को हम लोग दो तरीके से डिस्कस करते हैं। एक होता है अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो बचपन में 11-12 में पढ़े थे, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोई सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे सेल्स इनवॉइस के बेसिस पे हम लोग की सेल्स एंट्री, उसको बोलेंगे वाउचर। जो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन, मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का अगर बात करें, पर टैली के रिस्पेक्ट में अगर बात करें कंप्यूटिंग लैंग्वेज, तब वाउचर क्या है, वो जगह जहां से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। टैली को ये नहीं बोलेगा सोर्स डॉक्यूमेंट को स्कैन करके दो, नहीं। जो जर्नल एंट्री हम लोग की है, वही उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो वही बेसिस मान लेगा आगे का पूरा ट्रांजैक्शन के लिए। यानी डेटा इनपुट फॉर्म, वो डेटा इनपुट करने का जो फॉर्म रहेगा, जिसको हम लोग वाउचर बोलेंगे। अ प्लेस थ्रू विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इसी को जर्नल बोलेंगे, इसी को वाउचर एंट्री का जगह बोलेंगे। करेक्ट। यहां से हम लोग वाउचर रिकॉर्ड कर लिए। अभी वाउचर का फीचर्स क्या आ रहा है, 4। सबसे पहले एक वाउचर यूनिक होगा, हर नंबर यूनिक चलेगा। दूसरा, उसमें प्रीफिक्स सफिक्स या बोथ हो सकता है। तीसरा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सीरियली नंबर्ड होगा। चौथा, वो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना सीरीज चलेगा, सेपरेट नंबरिंग सीरीज। वापस रिपीट करो फीचर्स ऑफ वाउचर। पहला, यूनिक रहेगा। दूसरा,
प्रीफिक्स सफिक्स या बोथ, सब कुछ रह सकता है। तीसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगा, सीरियली नंबर्ड होगा। एंड लास्ट सेपरेट डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस का सेपरेट नंबरिंग सीरीज होगा। पूरा क्लैरिटी है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वाउचर में गए थे, एमसीक्यू के लिए ये आ सकता है। यहां पे आओ, दो कैटेगरी पढ़ना है, परचेज एंड सेल्स। तो परचेज का पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करो। क्या होता है पहले परचेज में? सबसे पहले हम लोग देखो प्रोसेस में देखें तो पहले परचेज रिक्विजिशन बन के आया परचेज डिपार्टमेंट के पास, फिर वो इवैल्यूएट करेगा, इवैल्यूएट करने के बाद कोटेशन भेजेगा, सॉरी कोटेशन मंगवाएगा, फिर कोटेशन को इवैल्यूएट किया और उसके बाद परचेज ऑर्डर बनाएगा। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या बनता है? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर बना के भेजा सप्लायर को। पहला ये एक वाउचर एंट्री है, तो ये एक वाउचर एंट्री है। उसको हम लोग इन्वेंट्री में क्यों बोले? क्योंकि परचेज ऑर्डर बनाते समय कोई अकाउंटिंग एंट्री हुआ, कोई भी ट्रायल बैलेंस का आइटम अफेक्ट हुआ, कोई भी लेजर अकाउंट अफेक्ट हुआ नहीं, इसीलिए इसको बोला इन्वेंट्री मॉड्यूल। अकाउंटिंग मॉड्यूल में वो सब जाएगा जहां पे कोई ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है, जिससे पीएल बैलेंस शीट में इंपैक्ट पड़ेगा। क्लैरिटी है? तो परचेज ऑर्डर इन्वेंट्री मॉड्यूल। परचेज ऑर्डर बन के गया सप्लायर के पास, अब वो करेगा दो चीज। क्या क्या? नहीं, वो दो चीज सप्लायर क्या करेगा? गुड्स भेजेगा, गुड्स हम लोग के पास भेजेगा, फिर हम लोग क्या बनाएंगे? रिसीट नोट, एमआरएन या जीआरएन, मटेरियल रिसीट नोट, गुड्स रिसीट नोट। हम लोग रिसीट नोट बनाए। अगेन ये भी क्या है? इन्वेंट्री मॉड्यूल। यहां पे स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा? रिसीट नोट पे स्टॉक बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सप्लायर क्या किया? इनवॉइस भेजेगा। सप्लायर जब इनवॉइस भेजा, हम लोग क्या करेंगे? यहां पे परचेज एंट्री किया जाएगा, मतलब परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स सप्लायर्स। तो ये क्या होगा? क्या ये अकाउंटिंग एंट्री है या इन्वेंट्री एंट्री है? अकाउंटिंग एंट्री है। ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, तो इसको हम लोग अकाउंटिंग मॉड्यूल में डाले। इनवॉइस आ गया, परचेज एंट्री हो गया। अब क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे सप्लायर को। वापस से फाइनेंशियल एंट्री है, पेमेंट कर दिए। और लास्ट में अगर हम लोग को गुड समझ में नहीं आया, सप्लायर के से आया 1000 ESSM बुक्स और नहीं समझ में आया, कलर प्रिंट करा, ब्लैक एंड व्हाइट दिया, तो हम लोग लौटा देंगे। सप्लायर क्या भेजेगा? क्रेडिट नोट। सप्लायर भेजेगा क्रेडिट नोट, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? डेबिट नोट। क्रेडिट नोट कौन बना के बेचता है? जो गुड्स भेजा, जो गुड्स सप्लाई करेगा उसी का काम है क्रेडिट नोट देने का। तो ऑपोजिट पार्टी डेबिट नोट रिकॉर्ड करेगा। सेंस बना? और एक और चीज बताओ, जो पेमेंट मॉड्यूल था, पेमेंट वाउचर में क्या हम लोग सिर्फ परचेज टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर ही रिकॉर्ड करेंगे या और भी सारा? बोलो ना, सारा टाइप का पेमेंट यहां रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश से रिलेटेड हो या बैंक से हो। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज का पेमेंट, कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी रेंट, सारा का सारा पेमेंट रिकॉर्ड हुआ। अभी सेल्स वाला प्रोसेस बोलो। सेम तरीके से एक पहला सेल्स ऑर्डर बन रहा है, सेल्स ऑर्डर के साथ हम लोग डिलीवरी करेंगे, तो डिलीवरी नोट बना। डिलीवरी नोट के बाद अगेन पहले सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी नोट कौन सा नेचर है? अकाउंटिंग या इन्वेंट्री? इन्वेंट्री। अकाउंटिंग का यहां कुछ बात नहीं हुआ। फिर बना इनवॉइस, बना के कस्टमर को दिए, तो यहां पे एंट्री हुआ, सेल्स एंट्री हुआ, डेटर्स टू रेवेन्यू या सेल्स। उसके बाद कस्टमर पैसा देगा यानी रिसीट, और रिसीट के बाद अगर मान लो उसको गुड समझ में नहीं आए, वो लौटा देगा। हम लोग क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट, क्योंकि पहले गुड सेल किया था। सप्लायर विल ऑलवेज इशू द क्रेडिट नोट। सेंस बना? तो इससे सारा का सारा अपना काफी सारा वाउचर्स कवर हो गया। अब यहां पे बोलो जो रिसीट एंट्री आ रहा है, वो रिसीट एंट्री खाली डेटर्स से रिसीट्स कवर करेगा या और भी सारा? और भी सारा। एग्जाम्पल इंटरेस्ट, डिविडेंड, कोई भी और तरीके का इनकम आया, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर रिसीट्स। सेंस बना? ठीक है, वो आता रहता है। सेंस बना? अभी चलो अदर्स, कहां गया? अदर्स। अदर्स में आओ। ठीक है, वो इग्नोर करो, इधर आओ। अदर्स में आओ। कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे पहला कौन सा मॉड्यूल था? बोलो ना, अरे इसको छोड़ो, इधर आओ। सबसे पहला कॉन्ट्रा मॉड्यूल। कॉन्ट्रा एक मॉड्यूल था। क्या क्या? यहां पे कैश टू बैंक, बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक याद है ना? वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। कैश टू कैश नहीं होगा, कैश टू पेटी कैश जरूर हो सकता है। करेक्ट। दूसरा क्या आया? जर्नल। जर्नल। अब जो बाकी कहीं पे नहीं आएगा वो कहां जाएगा? जर्नल में। और ये हम लोग जस्टिफाई किए थे कि जर्नल का रिक्वायरमेंट क्यों है। क्यों? जर्नल में क्या होगा? कोई नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स खरीदे तो एंट्री क्या होता? फिक्स्ड एसेट्स डेबिट टू क्रेडिटर्स।
करेक्ट। तो उसके लिए अलग मॉड्यूल करके क्या होगा, डेली डेली तो फिक्स्ड एसेट नहीं खरीदेंगे ना, सेंस बना। तो वो चला गया अपना अदर्स में। जैसे डिप्रिसिएशन का एंट्री पास हुआ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आया, वो सब जर्नल में चला जाएगा, सेंस बना। इसके बाद एक और मॉड्यूल आता है, एक और वाउचर टाइप आता है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है, एनी एक्सपेंस जो हम लोग जो भी कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं बट वो ट्रायल बैलेंस में नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेटी कैश, जैसे कन्वेंस, चाय पानी वाला खर्चा, डोरेमोन का चाय पानी वाला खर्चा, वो वाला, करेक्ट। वो अभी फिक्स नहीं है, ऑन अकाउंट एक बार 500 रुपया दे दिए, मंथ के एंड में जब एक्चुअल खर्चा आएगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा, करेक्ट, सेंस बना। ये एमसीक्यू में आ सकता है। इसके बाद हम लोग गए थे मास्टर्स वर्सेस, बोलो ना, हाँ, टाइप्स ऑफ डेटा, मास्टर डेटा वर्सेस नॉन मास्टर डेटा। नॉन मास्टर डेटा इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन डेटा। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टैली को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियली उसको सेटअप किया, करेंसी डिफाइन कर रहे हैं, कंपनी खोल रहे थे, कंपनी क्रिएट किया गया था, राइट। अपना लैंग्वेज डिसाइड किया जा रहा था, उसमें अगर कोई पासवर्ड लगाना है आप लगा सकते हो, ये सब चीज किया, इनिशियल सेटअप। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब कोई वाउचर एंट्री करना है तो सबसे पहले ये एग्जांपल देखो ना, सत्यम डेबिट टू एएसएसएम सेल्स, मेरे टैली में ये एंट्री होगा, तो सत्यम और एएसएसएम सेल्स क्या है, लेजर। तो लेजर क्या टैली में हम लोग ऐसे टाइप कर सकते हैं, नहीं, उसको बोलेंगे मास्टर डेटा। पहले क्रिएट करना पड़ेगा लेजर, उसके बाद ही आप जर्नल एंट्री पास कर पाएंगे। तो लेजर्स आर नोन एज मास्टर डेटा, और मास्टर डेटा के बाद जो एंट्री होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन डेटा, नॉन मास्टर डेटा, करेक्ट। तो अब देखो, मास्टर डेटा इज रिलेटिवली परमानेंट डेटा, वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंटली उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। कब चेंजेस आएगा, ओनली व्हेन देयर इज अ नीड। कब चेंजेस आया, ओनली व्हेन देयर इज अ नीड टू अपडेट, बहुत कम बार ऐसा होगा। एग्जाम्पल बोलो ना जल्दी, जैसे सपोज करो, हाँ, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स। पहले हम लोग क्रेडिटर, मंजरी एंटरप्राइजेस हमारे केस में क्रेडिटर का अकाउंट खोल दिए थे, पर अब कल को अगर उसका बैंक अकाउंट चेंज हो जाए डिटेल्स, तो वहां पे चेंजेस आएगा ना, क्योंकि जब पेमेंट का बारी आएगा, क्रेडिटर टू बैंक जब पेमेंट होगा, तो बैंक डिटेल्स तो ऑलरेडी टैली में होगा, क्लैरिटी है। तो वो चेंजेस में तब व्हेन देयर इज अ नीड टू अपडेट, तब ये चेंजेस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद चेंजेस ऐसे ही हो सकता है, नहीं, तो वहां पे कंट्रोल आएगा या अप्रूवल आएगा, नोन एज 4I चेक, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मेकर चेकर कॉन्सेप्ट। चाणक 2 लोग, 4 लोग नहीं है, 2 लोग ही है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी या मेकर चेकर, करेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, देखो, मास्टर डेटा हम लोग टाइप करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में लिस्ट होगा, उससे सिलेक्ट किया जाएगा। और सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन, हर जन एक ही अकाउंट यूज करे, सेंस बना। तो बोलो 5 पॉइंट मास्टर डेटा का, बोलो सबसे पहले, मास्टर डेटा इज रिलेटिवली परमानेंट डेटा। वो रिलेटिवली परमानेंट है, हर बार चेंज नहीं होगा, बहुत कम बार चेंज होगा, व्हेन देयर इज अ नीड टू अपडेट। और जब भी चेंजेस होगा तब एक कंट्रोल लगेगा, इफेक्टिव कंट्रोल्स, 4I चेक, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, याद है ना, वो एक्सेप्शन लॉग फाइल भी बनता है, चेंज रिपोर्ट बनेगा, जितना सारा भी चेंजेस हुआ एक रिपोर्ट में बना के मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना होगा, करेक्ट। उसके बाद मास्टर डेटा को हम लोग कभी भी टाइप नहीं करेंगे, इट विल ऑलवेज बी सिलेक्टेड बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन, क्लैरिटी है। अभी ट्रांजैक्शन बोलो, ट्रांजैक्शन इज नॉन परमानेंट डेटा, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होगा, एवरी ट्रांजैक्शन के हिसाब से। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, अमाउंट हर ट्रांजैक्शन में अलग अमाउंट होगा, डेट अलग अलग दिन का एंट्री हो सकता है, और वाउचर नंबर, हर ट्रांजैक्शन में नंबर बदल जाएगा, सेंस बन रहा है। उसके बाद अगेन कुछ जर्नल एंट्रीज में, कुछ ट्रांजैक्शन एंट्रीज में कंट्रोल आएगा, अप्रूवल लेना होगा। जैसे एग्जांपल, हाई वैल्यू आइटम्स या कोई प्रोविजन बना, डेप्रिसिएशन का एंट्री, जो नॉन रिकरिंग एंट्रीज है उसमें अप्रूवल लेना होगा, पेमेंट का एंट्रीज में अप्रूवल लेना होगा, सेंस बना। इन सम केसेस हाई लेवल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, अगेन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेंस बना। 3 पॉइंट क्लियर है। ये रिलेटिवली नॉन परमानेंट नेचर का एंट्रीज है, हर एंट्री, हर ट्रांजैक्शन में, एवरी ट्रांजैक्शन में चेंजेस आएगा, और कहीं कहीं पे हम लोग को अप्रूवल लेना पड़ेगा हाई लेवल मैनेजर्स पे। अब और 2 पॉइंट क्या था, ये टाइप होगा, सिलेक्ट होगा, टाइप होगा, क्यों, और इन सम केसेस
हाँ, एवरी ट्रांजैक्शन में बदल रहे तो ये टाइप होगा। और इन सम केसेस हम लोग क्या करेंगे, इन सम केसेस एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा, वहां से हम लोग इसको सिलेक्ट करते हुए चलेंगे। जैसे याद है ना, एग्जांपल में देखे थे, और जब गुड्स रिसीट नोट बना रहे तो पीओ से लिंक करेंगे, जब इनवॉइस बना रहे तो पीओ और जीआरएन से लिंक करेंगे, पेमेंट करते समय इनवॉइस से लिंक किया, तो उस समय ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो। क्लैरिटी है 5 पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट बताओ फटाफट से, कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। मास्टर इंडिपेंडेंट है, पहले मास्टर बनेगा, उसके बाद ट्रांजैक्शन होगा इंडिपेंडेंट। ट्रांजैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन मास्टर डेटा। वेरी गुड, क्लियर है यहां तक पूरा। आगे चले। अब टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा क्या था, 4। पहला अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पे रोल और स्टैट्यूटरी। अकाउंटिंग में क्या क्या, अलग अलग लेजर का नाम, जितना भी अभी वाउचर टाइप पढ़े वो सारा, परचेज, पेमेंट, ये सब, रिसीट, सेल्स, अकाउंटिंग, वाउचर टाइप। और एक पेक्यूलियर चीज जो ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि वो लास्ट ईयर से आया है, इस साल में कोई चेंज नहीं होगा। इन्वेंट्री में क्या क्या, स्टॉक आइटम्स, अलग अलग गोडाउन का नाम, और इन्वेंट्री, वाउचर टाइप्स, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसीट नोट, डिलीवरी नोट। करेक्ट। पेरोल मास्टर में एम्प्लॉयज का नाम, अलग अलग पे हेडिंग और उनको क्या सैलरी दिया जा रहा है, क्योंकि वो डेली चेंज तो नहीं होगा, साल में एक बार हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी में क्या क्या, टीडीएस, जीएसटी वगैरह, कोई भी कंप्लायंस या रेट ऑफ टैक्स सेंस बना। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, हाँ, ये जो तुम लोग बचपन में अकाउंट्स पढ़ा है, उसमें हम लोग 3 टाइप का गोल्डन रूल पढ़े थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये याद है, पर्सनल माने डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वेरी गुड। अभी उसके बाद टैली, ये सब जानता है क्या, जो तुम लोग इतना रट्टा मार लिया था बचपन में, टैली ये नहीं जानता है। टैली क्या जानता है, सिर्फ डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। करेक्ट। और डेबिट में 2 चीज हो सकता है, एक्सपेंस या एसेट। तो टैली को दूसरा चीज क्या जानना है, वो पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। करेक्ट। तो डेबिट या क्रेडिट उसको चाहिए, मतलब नेचर ऑफ लेजर बताओ, डेबिट या क्रेडिट, और वेयर इट इज टू बी शोन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, पीएल या बैलेंस शीट। ये 2 चीज बस जानना है। अगर कोई गलत बता दिया तो इट कैन नॉट प्रिवेंट इनकरेक्ट ग्रुपिंग ऑफ डेटा। गीगो कॉन्सेप्ट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग गए थे फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। 3 टियर स्ट्रक्चर याद है क्या, क्या क्या होता है उसमें, सबसे पहले फ्रंट एंड, फिर मिडिल एंड, फिर बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टैली। मिडिल एंड में ओएस, विंडोज 10, 11 जो भी यूज कर लो, और बैक एंड में डेटाबेस। तो यहां हम लोग मिडिल एंड एक बार हटा रहे हैं, ओएस का बहुत ज्ञान पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। यहां बात करेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड का। करेक्ट। तो देखो फ्रंट एंड क्या हो रहा है, टैली क्या करेगा, वो डायग्राम को याद करो, डायग्राम याद है ना, 3 टियर स्ट्रक्चर वाला। इनपुट लेता है, टैली क्या है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो इनपुट लेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग करने के लिए ओएस के पास फॉरवर्ड कर देगा, प्रोसेसिंग करने के लिए फॉरवर्ड कर देगा। नहीं रुको, पहले तो वो इनपुट किससे ले रहा है, यूजर से। तो इनपुट किससे लिया, यूजर से। यूजर से इंटरेक्ट करके इनपुट लिया, इनपुट किया, और प्रोसेसिंग करने के लिए ओएस को भेजा। जो प्रोसेस्ड डेटा आया वो टैली उसको डील करेगा, वो आउटपुट में दिखा देगा। क्लैरिटी आया, आउटपुट में शो कर देगा, प्रेजेंट करेगा इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू। क्लैरिटी है। तो 4 काम वो किया, यूजर से इनपुट लिया, इट हैंडल्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर, और उससे इंटरेक्ट करेगा यूजर से, उसका रिक्वेस्ट लेगा, इनपुट लिया, प्रोसेसिंग करने के लिए ओएस को भेजा, पीएल बैलेंस शीट जो जनरेट होके आया, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो जनरेट होके आया वो यूजर को प्रेजेंट कर देगा अलग अलग टेबल्स और फॉर्मेट्स में। करेक्ट। और टैली दोनों टाइप का, हाँ, टैली दोनों टाइप का लैंग्वेज समझता है, एक यूजर का लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली सारा, और दूसरा टेक्निकल लैंग्वेज जो डेटाबेस समझेगा। करेक्ट। बैकएंड, बैकएंड में क्या हो रहा है, डेटाबेस, उसका सिर्फ एक काम है, क्या, वो इंटरैक्ट किससे करेगा, यूजर से या टैली से, टैली से, मतलब इंटरैक्ट ओनली विद द फ्रंट एंड। टैली से इंटरैक्ट करके सिर्फ एक ही काम करेगा, क्या, स्टोरिंग एंड हैंडलिंग डेटा, स्टोरिंग एंड हैंडलिंग डेटा, और वो रॉ डेटा को स्टोर करेगा। करेक्ट। टैली जो प्रोसेस्ड डेटा से डील कर रहा था, ये रॉ डेटा को स्टोर करेगा। क्लैरिटी है। और डेटाबेस सिर्फ एक लैंग्वेज समझेगा, कौन सा, टेक्निकल लैंग्वेज। करेक्ट, टेक्निकल लैंग्वेज। और ये जो डिफरेंस हम लोग किए फ्रंट एंड और बैक एंड का, क्या स्पीड को बढ़ाएगा या कम करेगा, बढ़ाएगा, मतलब एफिशिएंसी क्या होगा,
बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ा, लोड बैलेंसिंग होगा। कुछ नहीं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। क्लैरिटी है? तो 4 पॉइंट तो स्ट्रेट वही था, यूजर से लिया इनपुट, यूजर से इनपुट लिया 2 पॉइंट, प्रोसेसिंग करने को ओएस के लिए भेजा, जो प्रोसेस्ड डेटा आया तीसरा पॉइंट वो यूजर को डिस्प्ले कर दिया, 4 पॉइंट। करेक्ट? और वो कौन सा लैंग्वेज समझा? यूजर का लैंग्वेज प्लस डेटाबेस का लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज समझा। और डेटाबेस में कुछ नहीं है, टैली से बात करेगा ओनली विद द फ्रंट एंड, और स्टोर करेगा, हैंडल करेगा रॉ डेटा, और दोनों टाइप का, एक ही टाइप का लैंग्वेज समझेगा जो टैली समझता है, टेक्निकल लैंग्वेज। क्लैरिटी है? फिर यहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेपरेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इससे स्पीड बढ़ेगा, टाइम कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्लैरिटी है? चलो आगे। इसके बाद आते हैं हम लोग, ये रहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो स्ट्रक्चर हम अभी बात कर रहे थे ना, वो यही है। देखो क्या हो रहा है यहां पे, ये हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। क्या हो रहा है यहां पे? 3 टियर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। क्या ये? फ्रंट एंड, मिडिल एंड, बैक एंड। फ्रंट एंड माने एप्लीकेशन लेयर, जहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, सॉफ्टवेयर। दूसरा मिडिल एंड यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, जहां पे ओएस इंस्टॉल होगा, और बैक एंड यानी डेटाबेस लेयर, वहां स्टोरेज होगा। तो इनपुट कौन से लेयर में आ रहा है? एक्सेल का एग्जांपल ले लो या टैली का एग्जांपल ले लो। इनपुट कहां आ रहा है? एप्लीकेशन लेयर में। फिर वो फॉरवर्ड कर देगा ओएस को प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग होकर आउटपुट जनरेट हुआ, अब वो क्या होगा? स्टोर होने के लिए कहां जाएगा? डेटाबेस लेयर में, और आउटपुट कहां दिखेगा? वापस से एप्लीकेशन लेयर यानी फ्रंट एंड के थ्रू। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? तो ये स्ट्रक्चर कल कहीं पे भी आ जाए तुम लोग ड्रॉ करके आ जाना। परफेक्ट? ओके, अब आए थे हम लोग इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। चलो जल्दी जल्दी। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में क्या एग्जांपल देखा था? एमएस एक्सेल का, और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में गूगल शीट्स या एमएस ऑफिस 365। गूगल शीट्स का एग्जांपल रखूं तो एमएस एक्सेल का अगर बात करें, क्या वो मेरे ही लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है? हाँ, इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द हार्ड डिस्क, लोकली ऑन द हार्ड डिस्क वो इंस्टॉल्ड है। क्या कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है? नहीं, सिर्फ इसी लैपटॉप से वो एक्सेस हो पाएगा, मोबाइल फोन से नहीं हो पाएगा। 3 पॉइंट हुआ। वही चीज अगर हम लोग क्लाउड बेस्ड का बात करें तो कहां इंस्टॉल्ड है वो? गूगल के सर्वर पे। ऑफिस गूगल शीट्स का एग्जांपल, वेंडर के सर्वर, गूगल के सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, कहीं से भी एक्सेस होगा क्या? कहीं से भी हो जाएगा, कोई भी लैपटॉप, कोई भी मोबाइल फोन, मतलब एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस, और मोबाइल फोन से भी हो जाएगा। 3 पॉइंट क्लियर है? अभी डेटा कहां स्टोर हो रहा है? अगर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का बात करें तो एक्सेल, डेटा कहां स्टोर हो रहा है? एक्सेल में, सॉरी हार्ड डिस्क में। माने फुल फिजिकल कंट्रोल किसका है? यूजर का है, फुल फिजिकल कंट्रोल, देयरफॉर सिक्योरिटी इज हायर। सिक्योरिटी इज हायर क्योंकि फुल फिजिकल कंट्रोल है। गूगल का, अगर गूगल शीट्स का बात करें तो डेटा कहां स्टोर्ड है? वेंडर के सर्वर पे डेटा स्टोर्ड है। क्या हम लोग का कंट्रोल है उस पे? नहीं, नो कंट्रोल ऑफ द यूजर, इट इज इन द कंट्रोल ऑफ द वेंडर गूगल। क्या वहां पे सिक्योरिटी है? नहीं है, सिक्योरिटी लोअर है। और गूगल कैसे सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं? थ्रू SLA, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। वहां पे सारा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है। वो इतना लंबा चौड़ा पेज जो आज तक हम लोग पढ़े नहीं और कभी पढ़ेंगे भी नहीं, वो वाला। करेक्ट? नेक्स्ट 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 करता है वो वाला। उसके बाद परफॉर्मेंस कहां बेटर है? इंस्टॉल्ड में परफॉर्मेंस बेटर होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और गूगल शीट्स डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड। अगर इंटरनेट बढ़िया तो उसका परफॉर्मेंस हाई होगा। नेक्स्ट, कॉस्ट। एक्सेल खरीदना पड़ेगा, गूगल शीट्स रेंट कर लेंगे तो महंगा कौन सा? एक्सेल महंगा। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इज ऑलवेज एक्सपेंसिव क्योंकि वहां पे कैपिटल कॉस्ट लगेगा, और गूगल शीट्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, रेंटल एक्सपेंस। करेक्ट? चीपर है वो। सेंस बना? इसके बाद नॉन इंटीग्रेटेड वर्सेस इंटीग्रेटेड, बोलो फटाफट से। पुराना जमाना वाला कैसे होता था? अलग एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, HR, अकाउंटिंग, फाइनेंस, और बोलो ना IT, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स। तो सब डिपार्टमेंट अगर अपना अपना सिस्टम मेंटेन करने लग जाए उसको बोलेंगे नॉन इंटीग्रेटेड। डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में हर डिपार्टमेंट अपना कंप्यूटर मेंटेन कर रहा है और ओन डेटाबेस, सबका अपना अपना डेटाबेस है। क्या प्रॉब्लम आ रहा था? कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम था। कम्युनिकेशन गैप है और जिसके कारण मिसमैच डेटा। एग्जांपल ध्यान है ना, वो परचेज और सेल का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम,
परचेज और सेल वाले लोग के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। सेल वाला हम लोग से 1000 बुक का ऑर्डर ले तो गया, पर परचेज से पता चला, प्रोडक्शन से पता चला कि बुक सिर्फ 500 के जितना मटेरियल अवेलेबल है। करेक्ट। तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आएगा। तो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन गैप आया। क्यों आया? जिसकी वजह से क्या है? मिसमैच डेटा है, डेटाबेस में टैली नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन था इंटीग्रेटेड सिस्टम नोन एज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सबके डिपार्टमेंट से डेटाबेस ले लो और एक सेंट्रल डेटाबेस बना लो, इंटीग्रेटेड। करेक्ट। और उनको हम लोग क्या देंगे? सिर्फ सॉफ्टवेयर दो, पर डेटाबेस हमारे पास। जिससे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब ERP में क्या है? देखो, इट इज एन एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पूरे एंटरप्राइज को कवर करेगा एंड इट विल कोऑर्डिनेट ऑल द रिसोर्सेज। ये तो जनरल ज्ञान था और कुछ नहीं। इसका 4 या 5 फीचर्स है। क्या क्या? सबसे पहला, इट कवर्स ऑल बिजनेस फंक्शंस, वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। सारा का सारा फंक्शन को कवर करेगा। कैसे? बिकॉज देयर इज अ सिंगल डेटाबेस और हम लोग सबको एक्सेस इसी का दे रहे हैं। तो इट कवर्स ऑल बिजनेस फंक्शंस। दूसरा, इसका एक कॉमन डेटाबेस होगा। एक सिंगल डेटाबेस है, सब लोग उसी को एक्सेस करेंगे, रियल टाइम में एक्सेस करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। तीसरा, मॉड्यूलर इन नेचर है। हम लोग अलग अलग वेंडर से सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं, मॉड्यूल्स खरीद सकते हैं, और ये कस्टमाइजेबल है। जब मर्जी, जो वेंडर से मर्जी वो खरीद लो। अगर मल्टीपल मॉड्यूल्स खरीदना, खरीद सकते हैं आराम से। करेक्ट। तो ये कस्टमाइजेबल है। और लार्ज एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस दोनों को कवर करेगा। एंड ERP तो ये तब बोला रहेगा जब एटलीस्ट 2 फंक्शन कवर होगा, पेरोल एंड अकाउंटिंग। परफेक्ट, सेंस बना। तो 5 पॉइंट क्या है ERP का फंक्शंस? सबसे पहले, एक सिंगल डेटाबेस है जो वाइड रेंज ऑफ बिजनेस फंक्शंस को कवर करेगा। दूसरा, एक कॉमन डेटाबेस है, रियल टाइम सब लोग स्टोर कर पाएंगे। तीसरा, सॉफ्टवेयर डिजाइन, मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन है, कस्टमाइजेबल। और चौथा, लार्ज स्मॉल एंटरप्राइजेस सब लोग यूज करेंगे। फिफ्थ, मस्ट कवर एटलीस्ट 2 बिजनेस फंक्शंस, अकाउंटिंग एंड पेरोल। वेरी गुड। अब आ जाओ बेनिफिट्स में। बेनिफिट्स में ये देखो, ERP जो है वो कैसा टाइप का टेक्नोलॉजी है? पुराना या लेटेस्ट? एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो देखो, ERP इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हो क्या रहा है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट कर रहे थे, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रहा है ना, मॉड्यूलर डिजाइन है। तो अभी तक तो सेम पॉइंट्स था। क्या क्या? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ये इन्वॉल्व करेगा, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, मॉड्यूलर डिजाइन है ये। अब इसके बाद हम लोग कहां गए थे? सप्लायर के पास। सप्लायर में क्या हो रहा है? इंप्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस। सप्लायर का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लीड टाइम को कम कर देगा। ब्रिटानिया और बिग बाजार वाला एग्जांपल याद है? ब्रिटानिया बिग बाजार, वो लीड टाइम को कम कर देगा। टाइमली हमारे पास अगर गुड्स आया तो हम लोग ऑन टाइम कस्टमर को भेज देंगे, ऑन टाइम शिपमेंट, और जिसके वजह से उसका साइकिल टाइम कम हो जाएगा। परचेज करने में लीड टाइम, सेल करने में साइकिल टाइम उसका कम होगा, यानी उसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। हम लोग जब जब अमेजोन से ऑर्डर करते हैं टाइम से पहले आ जाता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा। करेक्ट। और ये तो हो गया। और बाकी अदर पॉइंट्स में आ रहा है। अदर पॉइंट्स में क्या क्या? एक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर होगा, ज्यादा इन्वेंट्री रखने का काम नहीं है। ERP से पता चल जाएगा इन्वेंट्री कब रीऑर्डर होना चाहिए। और बेटर एनालिसिस प्लानिंग कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग बेटर होगा और एक्यूरेट होगा। करेक्ट। तो सारा पॉइंट्स रिपीट करो। ERP में क्या है? एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगा जो इंफॉर्मेशन को अलग डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट करते हुए चलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, बिकॉज इट इज मॉड्यूलर। अब ये सप्लायर को इन्वॉल्व करता है, उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया, इंप्रूव सप्लायर परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि वो लीड टाइम को कम किया। अब हमारे पास गुड्स आया तो हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, ऑन टाइम शिपमेंट, कस्टमर का साइकिल टाइम कम होगा, जिसके कारण उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। अदर पॉइंट्स में रिसोर्स बेटर यूज कर पाए, इन्वेंट्री बेटर यूज हुआ, उसके कारण बेटर प्लानिंग एनालिसिस हम लोग कर पाए, जिसके वजह से डिसीजन मेकिंग बेटर हुआ। करेक्ट। लास्ट 3 पॉइंट ध्यान रहे तो ठीक है, वरना 8 पॉइंट बहुत है। करेक्ट। इसके बाद अलग अलग मॉड्यूल आया था ना। चलो,
अलग अलग मॉड्यूल में क्या था, यहां से देखो फंक्शनल मॉड्यूल। सबसे पहले हम लोग गए थे परचेज, सबसे पहले हम लोग गए परचेज मॉड्यूल। क्या हो रहा है यहां पे, बस देखो यही चार्ट से कवर हो जाएगा। क्या हो रहा है यहां पे, सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से परचेज रिक्विजिशन आया, किसके पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास। परचेज रिक्विजिशन आया, वो इवैल्यूएट किया गया, फिर कोटेशन मंगवाएंगे अलग अलग वेंडर से, उस कोटेशन को इवैल्यूएट करेंगे और एक वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, उस एक वेंडर को परचेज ऑर्डर बना के भेजेंगे विथ ऑल द डिटेल्स। वो परचेज ऑर्डर के बाद उसका क्या काम, वो गुड्स भेजेगा, गुड्स डिलीवर करेगा, जिसपे हम लोग क्या बनाएंगे, रिसीट नोट, MRN या GRN, मटीरियल रिसीट नोट, गुड्स रिसीट नोट। उसके बाद हम वो सप्लायर इनवॉइस भेजेगा, जिस बेसिस में हम लोग परचेज एंट्री करेंगे, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स, और फिर पेमेंट करेंगे, बात खत्म। और इसमें एक पॉइंट ये भी आ रहा था कि हम लोग गुड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे, वो ठीक है, नहीं भी हो तो चलेगा, ये बेसिक पॉइंट था। दो चीज, यहां स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा, स्टॉक बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा, GRN का एंट्री जब किया जाएगा, गुड्स रिसीट नोट, मटेरियल रिसीट नोट, और दूसरा परचेज का एंट्री यहां कब किया जाएगा, जब इनवॉइस का एंट्री किया जाएगा, राइट, क्लैरिटी है। चार लिंकिंग हो रहा था यहां पे, परचेज ऑर्डर लिंक्ड विथ GRN, GRN लिंक्ड विथ इनवॉइस, इनवॉइस लिंक्ड विथ पेमेंट, तो पूरा सीक्वेंस चला, करेक्ट। इसमें और कुछ था नहीं। अब ये इसमें दो फीचर था, कौन सा मास्टर डेटा बन रहा है यहां पे, वेंडर का मास्टर डेटा बनेगा और इंटीग्रेट होगा ये बाकी अलग अलग मॉड्यूल से, तो ये बेसिक दो फीचर, राइट। उसके बाद हम लोग गए थे सेल्स, ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो रहा है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। सबसे पहले प्री सेल्स, गाड़ी खरीदने जाना है, डायरेक्टली तो नहीं खरीदेंगे, पहले टेस्ट ड्राइव लिया जाएगा, डेमो लिया जाएगा, प्री सेल एक्टिविटीज। प्री सेल एक्टिविटी लेते ही क्या होगा, सेल्स ऑर्डर बनेगा इंटरनली, उस बेसिस पे वेयरहाउस से इन्वेंट्री आएगा शोरूम में, इन्वेंट्री सोर्सिंग, और तब उसके बाद कस्टमर को डिलीवर करेंगे, डिलीवरी नोट, उसके साथ इनवॉइस बना के भेजेंगे और कस्टमर पेमेंट करेगा। 6 पॉइंट क्लियर। तो पहला क्या हुआ, प्री सेल्स एक्टिविटीज, डेमो लिए, टेस्ट ड्राइव लिए। उसके बाद हम लोग ऑर्डर देंगे तो सेल्स ऑर्डर बना, सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे वेयरहाउस से उठ के गाड़ी आ जाएगा शोरूम पे, नोन एज इन्वेंट्री सोर्सिंग, और उसके बाद वो डिलीवर किया हम लोग को गाड़ी, चाबी वाबी हैंड ओवर कर दिया, नोन एज डिलीवरी, डिलीवरी नोट बना यहां पे, उसके बाद इनवॉइस दिया, इनवॉइसिंग, एंड लास्ट में कस्टमर पैसा दिया, पेमेंट या रिसीट्स। क्लैरिटी है। उसके बाद क्या चार चीजें लिंक हुआ, सेल्स ऑर्डर लिंक्ड विथ, डिलीवरी नोट लिंक्ड विथ, सेल्स इनवॉइस लिंक्ड विथ रिसीट्स। यहां स्टॉक कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा, कहां पे, जब डिलीवरी नोट बना तब, और दूसरा सेल्स एंट्री कब होगा, सेल्स इनवॉइस के समय। क्लैरिटी है, करेक्ट। फीचर्स क्या है यहां पे, फीचर्स क्या है यहां पे, प्राइस, हाँ पहले तो कौन सा मास्टर डेटा बन रहा है, कस्टमर या डेटर्स मास्टर, डेटर मास्टर बना और उसके साथ प्राइस का मास्टर बना, प्राइसिंग कंपोनेंट्स हम लोग डिसाइड किए, फिर लास्ट में वापस से इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी है, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होगा अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ। क्लैरिटी है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां, बोलो बोलो बोलो, फाइनेंशियल मॉड्यूल आए थे ना, नहीं एक सेकंड, प्रोडक्शन क्या था ना शायद, चलो पहले प्रोडक्शन कर लो। आडो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन का पहले प्रोसेस बोलो क्या है, प्रोडक्शन का प्रोसेस सबसे पहले मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, जहां पे मटेरियल मंगाए उससे रॉ मटेरियल आएगा, वहां से रॉ मटेरियल आ गया प्रोडक्शन के पास, स्टोर से इश्यू हो गया रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल से क्या होगा, WIP प्रोडक्शन में जाएगा, WIP बनेगा, WIP से फिनिश गुड्स बन के आएगा, और वो फिनिश गुड्स को हम लोग स्टोर हाउस या वेयर हाउस या गोडाउन में भेज देंगे स्टोरेज के लिए, डायरेक्टली डिलीवर नहीं करते, और फिर वेयर हाउस से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा, वो आगे डिलीवर करेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अभी पढ़े थे ना, इन्वेंट्री सोर्सिंग, वही तो ये है, गोडाउन से स्टॉक मंगाया और बेच दिया। करेक्ट, क्लैरिटी है। 4 पॉइंट बोलो क्या क्या, स्टोर से रॉ मटेरियल आया, फिर उसको WIP में इश्यू किए, फिर वो फिनिश गुड्स बना, गोडाउन में स्टोर हुआ, आगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका प्रोसेस के लिए 4 पॉइंट जो हम लोग देखे थे, सबसे पहले सेल्स फोरकास्ट होता है, डायरेक्टली प्रोडक्शन कोई प्लान नहीं करता, पहले सेल्स फोरकास्ट करेंगे, डिमांड दिखेंगे कितना है, उस बेसिस पे हम लोग प्रोडक्शन फोरकास्टिंग करेंगे, कितना गुड्स हम लोग को बनाना है, और गुड बनाने के लिए क्या लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, और टाइम टू टाइम आपको चेक करना है कैपेसिटी कितना है। करेक्ट,
इसी बेसिस पे अपना प्रोसेस हो गया, नोन एज कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ पीपी मॉड्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट का प्रोसेस। बोलो क्या? सबसे पहले सेल्स फोरकास्ट कर रहे थे, नोन एज सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग। मारुति सुजुकी वाला एग्जांपल लिया था ना, आरसी भार्गव। जब इंडिया लेवल पे प्लानिंग करेंगे तो अलग अलग रीजन का प्लान किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, उसके बाद फिर प्रोडक्शन शेड्यूल बनेगा, कितना कितना प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या बना यहां पे? मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। उस बेसिस पे देखेंगे कितना कितना रॉ मटेरियल मंगवाना है, मटेरियल प्लानिंग, एमआरपी, मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग, नहीं सॉरी, हाँ, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, करेक्ट। और इस बेसिस पे जब मटेरियल हम लोग प्लानिंग कर लिए, कितना खर्चा लगेगा पता चल गया, तो यहां क्या हुआ? प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग। पहले प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग, उसमें क्या होगा? टोटल रॉ मटेरियल का खर्चा जोड़ के प्रोडक्ट का कॉस्ट मिला, एंड टाइम टू टाइम हम लोग कैपेसिटी प्लान कर लेंगे। शायद लास्ट 2 पॉइंट उल्टा हो गया, चलेगा, मतलब समझ गया ना। तो बोलो 6 पॉइंट क्या हुआ? सबसे पहले सेल्स फोरकास्ट किए, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग हुआ अलग अलग रीजन के लिए, उस बेसिस पे प्रोडक्शन शेड्यूल हुआ, प्रोडक्शन प्लानिंग, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बना, फिर मटेरियल ऑर्डर किए, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, उस बेसिस पे कैपेसिटी देखे एंड प्रोडक्ट कॉस्ट समझ गए, करेक्ट? सेंस बना? अभी ये तो हो गया। अब फाइनेंशियल और कंट्रोलिंग। देखो फाइनेंशियल मॉड्यूल में क्या है, हाँ ये रहा फाइनेंशियल मॉड्यूल में। हम लोग क्या है, फाइनेंशियल लोग है, सीए कर रहे हैं ना, सीए कर रहे हैं, तो अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस चाहिए तो किसके पास जाएंगे? आरपी सर के पास। आरपी सर के पास गए और इन्वेस्टमेंट एडवाइस लिए, तो वो क्या बोले? एसबीआई इज गुड, उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो आर फीचर्स बनना इसका, आर रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स यहां पे कस्टमर मास्टर डेटा बन सकता है, डेटर मास्टर। उसके बाद पेबल्स, पी यानी पेबल्स, वेंडर मास्टर, और गोट एसबीआई, एसबीआई एस सेटिंग्स, जनरल ग्लोबल सेटिंग्स हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद बी बैंक अकाउंट्स डिसाइड हुआ, आई इंटीग्रेट करना है अलग अलग मॉड्यूल के साथ, गोट जी जनरल लेजर का अकाउंटिंग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनता है, ओ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट हुआ, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ए एसेट अकाउंटिंग किए, कैश और फिक्स्ड एसेट्स वगैरह सब कुछ, टी टैक्स कॉन्फ़िगरेशन हुआ, आर हम लोग फाइनेंशियल लोग हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए गए किसके पास? आरपी सर के पास, वो बोले एसबीआई इज गुड। आर रिसीवेबल्स, पी पेबल्स, एस सेटिंग्स, बी बैंक अकाउंट्स, आई इंटीग्रेशन, जी जनरल लेजर अकाउंटिंग, ओ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ए एसेट अकाउंटिंग, टी टैक्स कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड। अभी आए कंट्रोलिंग मॉड्यूल। नाम से जो ये क्या कर रहा है? कंट्रोल। जो प्लान किए थे इंश्योर क्या रहा है वो पूरा हो रहा है या नहीं। अगर कोई डिविएशन है क्या होगा? करेक्टिव एक्शन लेना होगा, एनालाइज करो, करेक्टिव एक्शन लो, यही वो काम कर रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस किया जा रहा है। सबसे पहले प्रॉफिट से आया प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाला प्रोडक्ट है वही सेल करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कौन कमा के दे रहा है? सेल्स, नोन एज प्रॉफिट सेंटर्स। कॉस्ट किस पे लग रहा है? कॉस्ट सेंटर्स, बाकी सारे लोग, करेक्ट। और कॉस्ट सेंटर में क्या खर्चा लग रहा है? कॉस्ट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कॉस्ट सेंटर में कौन आया? तुम लोग का फेवरेट एचआर, और कॉस्ट एलिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी। तो अब एचआर ही खाली इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा? नहीं, बाकी भी लोग करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या अकाउंटिंग के थ्रू, करेक्ट। और जब सारा डिवाइड किया तो हम लोग को क्या मिला? एक एक खर्चे के बाद मिल गया प्रोडक्ट कॉस्ट, और प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस यानी रेवेन्यू। ये ऊपर वाला चार्ट पूरा क्लियर है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस किए, उस बेसिस पे पता चला प्रॉफिट सेंटर कौन है? प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट यानी कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर इनकर कर रहा है कॉस्ट एलिमेंट्स, और कॉस्ट एलिमेंट्स को हम लोग डिवाइड कैसे कर रहे हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू। इससे मिला अपने को टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। क्लैरिटी है? वेरी गुड। इसके बाद हम लोग गए एचआर, तुम लोग का फेवरेट। आ जाओ, एचआर मॉड्यूल का फीचर्स। यहां पे 3 मास्टर डेटा बन रहा था। सबसे पहला एम्प्लॉय मास्टर, दूसरा वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है और किस डेजिग्नेशन में है, करेक्ट। डिपार्टमेंट मतलब समझ गया ना? डिपार्टमेंट मतलब
तुम लोग इतना सारा डिपार्टमेंट जो हम लोग डिस्कस किया, और डेजिग्नेशन माने क्या रोल है उसका, करेक्ट। 3 मास्टर बना। उसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, या तो आप बायोमेट्रिक लो जो फुल प्रूफ होता है, या मैग्नेटिक कार्ड्स के थ्रू। बाकी किसी भी तरीके से प्रॉक्सी अटेंडेंस का रिस्क हो रहा है, तो अवॉइड प्रॉक्सी अटेंडेंस थ्रू मैग्नेटिक कार्ड या फिंगरप्रिंट, करेक्ट। फुल प्रूफ फिंगरप्रिंट है, अंगूठी अंगुली काट के नहीं देंगे, करेक्ट। चलो आओ इधर, आओ इधर। सबसे पहले क्या हुआ, अटेंडेंस रिकॉर्ड किए, फिर हॉलिडे और लीव रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां रिकॉर्ड हो रहा है। हॉलिडे मास्टर है जो शुरू में ही ईआरपी में डाल दिए, पूरे साल का छुट्टी रिकॉर्डेड है। एक्स्ट्रा छुट्टी कोई लिया तो रिकॉर्ड हो जाएगा, और उस बेसिस पे क्या हुआ, फिर सैलरी कटेगा। तो सैलरी एंड वेजेस, मंथली वेज शीट बन गया डिपेंडिंग ऑन वो कितना छुट्टी लिया, करेक्ट। सैलरी पेमेंट्स हुआ, फिर एडवांस एंड लोन्स टू एम्प्लॉयज कुछ गए तो वो देखेंगे, एंड एवरी डेटा विल बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। 5 पॉइंट। सबसे पहले अटेंडेंस हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेगुलर अटेंडेंस, हॉलिडे और लीव रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है। उस बेसिस पे सैलरी कैलकुलेट हुआ, मंथली वेज शीट, एडवांस या लोन टू एम्प्लॉय गया तो वो देख लिया, और लास्ट में सारा डेटा विल बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तुम लोग भाई बोलना क्यों बंद कर दिया, चलो हम ये एक बार भी मना नहीं किया, हम बोला धीरे बोलो पर बोलो यार, मतलब प्लीज अभी नहीं, नॉर्मल क्लास का बात अलग होता है। इधर आओ, अच्छा पेज नंबर ठीक है, पेज 91 क्वालिटी कंट्रोल मॉड्यूल, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल पेज 91। आओ, नहीं नहीं क्या टाइम पास क्यों, चलो इधर आओ। पेज 91 क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या है, यहाँ पे क्वालिटी का हम लोग बात कर रहे हैं। एप्पल जब गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में गया तो एक जबरदस्त क्वालिटी का कैप बनाया विच इज नोन एज आई कैप। आई कैप मतलब आई क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सी क्वालिटी कंट्रोल, ए क्वालिटी अश्योरेंस, बी क्वालिटी प्लानिंग। आई इंप्रूवमेंट, सी कंट्रोल, ए अश्योरेंस, बी प्लानिंग। ये तो न्यूमोनिक से हुआ। अभी अगर लॉजिकली देखे तो क्या हो रहा है, सबसे पहले प्लान बना, प्लान स्टैंडर्ड या टारगेट्स बना, उसके बाद हम लोग क्वालिटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं नोन एज क्वालिटी अश्योरेंस, और फिर चेक कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं क्वालिटी मीट हुआ या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल। एंड टाइम टू टाइम क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, कंटिन्यूअसली वो चेंज हो रहा है तो इंप्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड, करेक्ट। इसके बाद ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट आ रहा हूं, अब ये प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल पेज 93। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, ये रीड कैटेगरी है। 2 टाइप का मेंटेनेंस तुम लोग जानते हैं ना, प्रिवेंटिव या रिपेयर। एसी का सर्विसिंग प्रिवेंटिव, एसी जब खराब हो जाए ठीक कराना, रिपेयर। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन कम कराना, इंश्योर करना है कि इक्विपमेंट सही से काम करे, इंश्योर गुड वर्किंग कंडीशन। उसमें क्या यहां पे बन रहा है, एक इक्विपमेंट मास्टर, फिक्स्ड एसेट मास्टर, इक्विपमेंट मास्टर बना, और यहां हम लोग बार बार रिपोर्ट बनाते हैं। जब एसी सर्विसिंग बनता है, एसी सर्विसिंग होता है तो बनेगा प्लांट मेंटेनेंस रिपोर्ट। जॉब कार्ड बनता है ना, जॉब शीट, वो आके बताएगा कि कौन सा टाइप का सर्विस था, प्रिवेंटिव या रिपेयर, और कब कब ये सर्विस हुआ, फ्रीक्वेंसी, और उसमें क्या हम लोग काम किए, मेंटेनेंस मैसेज, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आया प्रोजेक्ट सिस्टम्स। ये कौन से सेक्टर में यूज होगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। इसमें क्या होगा, प्लानिंग एंड मैनेजिंग, हम लोग प्लान कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। यहां क्या हो रहा है, 2 चीज बनेगा, एक प्रोजेक्ट गोल, बजट और टाइम डिसाइड किए, इंश्योर करना है कि इसके अंदर सब प्रोजेक्ट खत्म हो, तो उसके लिए किसको अपॉइंट करेंगे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर। उसका सिर्फ काम इतना है, इंश्योर करे कंस्ट्रक्शन का काम आगे चल रहा है और बजट और टाइम मीट हो रहा है, जो प्रोजेक्ट गोल सेट किया था वो मीट हो रहा है। क्लैरिटी है। नेक्स्ट सप्लाई चेन मॉड्यूल। सप्लाई चेन में भी कुछ नहीं है, पूरा का पूरा कहानी। रॉ मटेरियल सप्लाई चेन मतलब क्या, पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ओरिजिन कहां से हुआ, रॉ मटेरियल किससे आया, सप्लायर से, सप्लायर से रॉ मटेरियल आया मैन्युफैक्चरर के पास, वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस इंटरमीडिएट गुड्स में बना, फिर फिनिश गुड्स में बना, और फिर वो फिनिश गुड्स आगे होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया, फिर कंज्यूमर के पास गया। कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में फर्क था ना, कस्टमर माने गिफ्ट लेने के लिए जब खरीद रहा है, और कंज्यूमर माने खुद के लिए खरीद रहा है, करेक्ट, करेक्ट। फाइनल कंजम्पशन। देखो अब आया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहां क्या हो रहा है, 3 चीज,
पुराने कस्टमर्स को, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो उनके संग रिलेशन बेटर करना है, नए कस्टमर्स को लेके आना है और जो कस्टमर्स छोड़ के चले गए उनको वापस लाना है, विनिंग बैक फॉर्मर कस्टमर्स। यहां क्या क्या काम हो रहा है? बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम मॉड्यूल क्या है? सीआरएम, सी मतलब क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग, वापस दूसरा सी बेटर कम्युनिकेशन होगा, आर रेवेन्यूज, एग्जिस्टिंग वाले लोग के लिए रिलेशंस बेटर करना है, नए लोगों के लिए रेवेन्यूज होना चाहिए, और एम ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग। तो पहला सी क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग। क्रॉस सेलिंग माने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, फोन के साथ स्क्रीन गार्ड बैक कवर। अपसेलिंग माने पहले खरीदा था एमआई, अब खरीद रहा एप्पल या वन प्लस, वो हो गया प्रीमियम प्रोडक्ट्स। क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग। दूसरा सी बेटर कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन। हम लोग ऑर्डर किए, सब लोग को पता चल गया अमेजोन में कि इसका ऑर्डर आया, सप्लायर के पास वो भेजा और वो कस्टमर के पास गुड्स डिलीवर करा देगा। लॉजिस्टिक्स टीम अपने आप कम्युनिकेट हो रहा है, करेक्ट। दे वर्क एज अ टीम फॉर बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सी आर क्या हुआ? एग्जिस्टिंग लोगों के लिए रिलेशंस बेटर करना है ताकि उनका लॉयल्टी बढ़े, हमेशा वो हम लोग के पास आए, और नए कस्टमर्स को लेके आना है ताकि अपना रेवेन्यू बढ़े, इंक्रीज्ड कस्टमर रेवेन्यूज, करेक्ट। और एम क्या हुआ? मार्केटिंग को बेटर करना है, मार्केटिंग इज ऑप्टिमाइज्ड, सही समय पे सही प्रोडक्ट सही कस्टमर को दिखाना है। जैसे अमेजोन पे जब फोन चाहिए होता है वो फोन का ऐड आ जाता है, बस वही, करेक्ट करेक्ट। और बाकी इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। जब मास्टर डेटा बनेगा वो क्या होगा? कहीं पे भी बना वो सबके साथ शेयर कर दो। ट्रांजैक्शन डेटा, सिर्फ कॉमन ट्रांजैक्शन डेटा हम लोग शेयर करेंगे जो रिक्वायर्ड है, और उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग वाउचर टाइप होगा। क्या हुआ आज? क्या हुआ? बोलो और जोर से बोलो। मास्टर डेटा जब एक जगह बना तो हर जगह शेयर करेंगे। ट्रांजैक्शन डेटा सिर्फ कॉमन ट्रांजैक्शन डेटा विल बी शेयर्ड, और तीसरा सेपरेट वाउचर टाइप बनेगा, करेक्ट, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग। और चौथा एक्सेस राइट बनेगा, जिसको नीड टू नो, नीड टू डू। एचआर वाला, सेल्स वाला एचआर डिपार्टमेंट का, एचआर एम्प्लॉयज का सैलरी जानेगा क्या? कभी नहीं। नीड टू नो। और नीड टू डू में क्या है? सपोज करो एचआर वाला कोई परचेज ऑर्डर बना सकता है? कभी भी नहीं, करेक्ट। क्लैरिटी बना? सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ये काम कर पाएंगे। नीड टू नो, नीड टू डू। अब यहां पे कुछ नहीं है। अगर इंटीग्रेशन आए तो जो भी सुनो ना, जो भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आएगा, जो भी मॉड्यूल का इंटीग्रेशन आएगा, वो मॉड्यूल को लेना और बाकी सबसे रिलेट कर देना। जैसे यहां पे मटेरियल मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया है, तो मटेरियल मैनेजमेंट को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? पहले फाइनेंस से, क्योंकि पैसा वो दे रहा है, फिर प्रोडक्शन में जा रहे हैं मटेरियल तो उससे, फिर सेल्स से, क्योंकि सेल्स कुछ होगा जो डायरेक्टली सेल के पास चला गया, प्रोडक्शन नहीं हुआ, फिर क्वालिटी, मटेरियल आया तो क्वालिटी चेक होगा, फिर प्लांट मेंटेनेंस, क्योंकि एसी का पार्ट्स कौन मंगाएगा? मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, करेक्ट। सेंस बना? तो अलग अलग मॉड्यूल से बस लिंक करते हुए चलना है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग गए थे, एक छोटा सा टॉपिक था रिस्क एंड कंट्रोल्स ऑफ ईआरपी। ये आ जाओ पेज 76, पेज 76। अब बिकॉज ईआरपी में ये वाला डायग्राम पहले ध्यान रखना, जब नया नया बिजनेस बनता है तो मैनुअल बनता है, बिकॉज बहुत पैसा नहीं होगा बिजनेस के बाद। मैनुअल बिजनेस धीरे धीरे ऑटोमेट होगा, एक एक सिस्टम को ऑटोमेट करेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड, फिर सारा डेटाबेस को जोड़ के बनेगा इंटीग्रेटेड, विच इज नोन एज ईआरपी। उसमें एक सेंट्रल डेटाबेस होगा और हम लोग अलग अलग प्रोसेस को इंटीग्रेट करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा रिसोर्स या टाइम और रुपया लगेगा, करेक्ट। तो बिकॉज ऑफ सेंट्रल डेटाबेस दो रिस्क आ रहा है। क्या? इस डेटाबेस को हर कोई एक्सेस कर पाएगा, नोन एज एक्सेस रिस्क। नीड टू नो, यहां कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्क है। जैसे एचआर का सैलरी सेल डिपार्टमेंट देख पा रहा है, परचेज डिपार्टमेंट देख पा रहा है। देख पाना किसको चाहिए? सिर्फ फाइनेंस को, क्योंकि सैलरी पेमेंट वो करेगा। नीड टू नो। दूसरा, ये डेटाबेस में हर कोई डेटा एंट्री कर पा रहा है, इनकरेक्ट डेटा एंट्री, ये हुआ नीड टू डू। इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, करेक्ट। जैसे फाइनेंस वाला एचआर डिपार्टमेंट का सैलरी देख सकता है, बट वो मॉडिफाई नहीं कर सकता। वो कौन कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट। क्लैरिटी है? तो फाइनेंस के पास नीड टू नो राइट है, बट नीड टू डू नहीं है। क्लैरिटी बना? अब
यहां पे 5 रिस्क आ रहा था, क्या 5 टाइप का, 5 रिस्क एंड कंट्रोल। ईआरपी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पीपल इश्यूज, करेक्ट। ईआरपी एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी रिस्क, टेक्नोलॉजी इश्यूज। उसको जब इंप्लीमेंट करेंगे तो इंप्लीमेंटेशन रिस्क और ये 2 छोटा छोटा था, प्रोसेस रिस्क और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क। तो पहला पीपल इश्यूज। नीचे टीसीएस एक टॉप का ईआरपी मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट कंपनी है। टी माने ट्रेनिंग, टी माने ट्रेनिंग। अब ट्रेन कर दिया और उसके बाद वो छोड़ के चला जाए, बजट कॉन्स्ट्रेंट छोड़ के चला गया। फिर सी चेंज मैनेजमेंट, 3 चेंज मैनेजमेंट है। क्या एम्प्लॉय का जॉब प्रोफाइल चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट का काम चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, डिसीजन मेकिंग का तरीका चेंज हुआ और स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज चेंजिंग, करेक्ट। उसके बाद एस स्टाफ टर्नओवर, एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा जल्दी छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट वाला रिस्क आ रहा है, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए क्योंकि पैसा वो लोग ही देंगे। और लास्ट में कंसल्टेंट, एक एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपर्ट को अपना काम आएगा पर क्या नहीं आएगा, इंटरनल काम कैसे हो रहा है, इंटरनल काम वो नहीं समझ पाएगा, इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए क्या बना था, एक कौन आया था, एक लाइसेंस ऑफिसर आया था, सीनियर मैनेजर, जो उसको काम करने का तरीका समझा देगा। क्लैरिटी है। तो सबसे पहले क्या था, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में रिस्क क्या है कि बजट भाग जाए ट्रेनिंग के समय में, और जिसको ट्रेन किया वो छोड़ के चले जाए। तीसरा, ट्रेनिंग कौन दे रहा है, जिसको खुद को नहीं आता, लैक ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो कंट्रोल क्या है, स्किल्ड लोग से ही खाली ट्रेनिंग लो। चेंज मैनेजमेंट में तो ठीक है, 3 चेंज क्या था, एम्प्लॉयज का जॉब प्रोफाइल बदल रहा है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस बदल रहे हैं, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज चेंजिंग। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या होगा, चेंज कंट्रोल प्रोसीड्योर्स डलेगा, शुरू में एक डॉक्यूमेंट बनेगा और वो साइन कर लिया जाएगा, राइट, ऊपर वाला डॉक्यूमेंटेड एंड साइंड, क्लैरिटी है। उसके बाद एस स्टाफ टर्नओवर में क्या हो रहा है, क्वालिटी लोग है जिसको ट्रेनिंग दे दिए वो छोड़ के चला गया, अब उसको मोटिवेटेड रखो। वो कैसे होगा, हैप्पी एंड कंटेंट, पैसा बढ़ा दो, कॉम्पेंसेशन बढ़ाओ। फिर टॉप मैनेजमेंट पैसा देगा तो उसका सपोर्ट जरूरी है। रिस्क क्या है, सपोर्ट नहीं हुआ। कंट्रोल क्या है, सपोर्ट इंश्योर करो। घर में पापा को पटाया जाता है ना, प्लीज प्लीज प्लीज, वो वाला। और लास्ट में कंसल्टेंट, कंसल्टेंट एक्सपर्ट है जिसको इंटरनल वर्किंग नहीं पता, तो एक लाइसेंस ऑफिसर या सीनियर मैनेजर को अपॉइंट कर दो। डन। उसके बाद आया टेक्नोलॉजी रिस्क। अ गुड इन ईआरपी, अ गुड टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। एस सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स। टी टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। ई एनहांसमेंट्स एंड अपग्रेड्स। पी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एस सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स। रिस्क क्या है, जरूरत से ज्यादा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप सारा फीचर्स ले लिए। कंट्रोल, जितना फीचर जरूरी है उतना लो, ओनली विच इज रिक्वायर्ड प्लस सम एडिशनल फीचर्स। टी टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, अभी बस इंप्लीमेंट हुआ और वो ऑब्सोलीट हो गया। तो कंट्रोल क्या है, वेंडर के साथ सपोर्ट बना के रखो कि वो टाइम टू टाइम अपग्रेड कर देगा, करेक्ट, एट मिनिमल कॉस्ट। और इनहैंसमेंट्स एंड अपग्रेड्स, अगर कोई भी अगर नया मॉड्यूल या नया वर्जन आया तो अपग्रेड करना है टाइम टू टाइम। और इसका कंट्रोल क्या है, AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी साइंड, करेक्ट। उसके लास्ट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अलग अलग मॉड्यूल्स, डुप्लीकेट मॉड्यूल्स, कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाओ। क्या करेंगे, रिड्यूस डुप्लीकेशन, जितना जरूरत मॉड्यूल्स है उतना लो, एक ही वेंडर से लेके रखो। क्लैरिटी है। उसके बाद हम लोग गए इंप्लीमेंटेशन रिस्क। ईआरपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा एंड फिर भी डेटा रिलेटेड रिस्क रहेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम, लेंथी इंप्लीमेंटेशन टाइम, 1 से 4 साल का टाइम लगेगा। और उस समय में बिजनेस या टेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट बदल जाएगा और एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। आप उसके लिए एंथुजियाज्म हाई रखो। उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, इनसफिशिएंट फंडिंग, बिना एक्सपर्ट को कंसल्ट किए हम लोग बजट बना लिए तो ऑब्वियसली पैसा खत्म होगा। कंट्रोल क्या है, एलोकेट नेसेसरी फंड्स जितना रिक्वायर्ड प्लस सम अमाउंट फॉर कंटिजेंसी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आया डेटा रिलेटेड रिस्क। क्या था, एक सेंट्रल डेटाबेस जिसको हर कोई एक्सेस करेगा। एक्सेस रिस्क, नॉन रेलिवेंट या अनऑथराइज्ड लोग एक्सेस कर पा रहे। कंट्रोल क्या है, नीड टू नो, नीड टू डू बेसिस पे एक्सेस होना चाहिए। अब ये एक्सेस करेंगे तो सब लोग डेटा स्टोर कर रहा है एक ही जगह पे, तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, स्लो, क्योंकि एक ही डेटाबेस में सारा डेटा आ रहा है।
तो उसका कंट्रोल क्या होगा? जितना पुराना या नॉन ऑपरेशनल डेटा है वो कहां ट्रांसफर करेंगे? एक डेटा वेयर हाउस में, कुछ नहीं, घर का जो स्टोर रूम है बिल्कुल वैसा। नॉन ऑपरेशनल डेटा इज ट्रांसफर टू डेटा वेयर हाउस। अब स्पीड एक जगह स्पीड ऑफ ऑपरेशन है। अब जब एक डेटाबेस है वो डेटा लॉस होगा, लॉस होने का रिस्क है, नोन एज डेटा सेफ्टी। अगर डेटा लॉस हो गया तो पूरा का पूरा बिजनेस एक स्टैंडस्टिल पे आ जाएगा, रुक जाएगा, नोन एज सिस्टम फेलियर। क्लैरिटी है? तो इन दोनों के लिए सेम टाइप का कंट्रोल है। बैकअप लेके रखो, लॉजिकल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाओ, ऑल्टरनेट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अरेंजमेंट रखो। प्राइमरी सिस्टम खराब हुआ तो सेकेंडरी सिस्टम काम करना चाहिए। सेंस बना? तो डेटा वाला पूरे एक बार बोल दो। ईआरपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा पैसा और फिर भी डेटा रिलेटेड रिस्क रहेगा। लेंदी इंप्लीमेंटेशन टाइम, इनसफिशिएंट फंडिंग और डेटा का 4 डेटा रिस्क आ रहा है जिसकी वजह से स्पीड ऑफ ऑपरेशन कम होगा, और डेटा लॉस का रिस्क है डेटा सेफ्टी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बिजनेस रुक जाएगा, सिस्टम फेलियर। वेरी गुड। अब ईआरपी इंप्लीमेंट हुआ उसके बाद भी पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। करेक्ट? प्रोसेस रिस्क, ईआरपी माइनर चेंज है, मेजर चेंज? मेजर चेंज है। बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, वो मेजर चेंज है। और फिर भी कुछ कुछ फंक्शंस में मैनुअल और ईआरपी का फर्क है। प्रोग्राम मैनेजमेंट, जैसे बुक्स डिलीवरी, बुक्स कितना एडमिशन वगैरह सब वो नीचे लास्ट, पीछे में लास्ट, बॉटम राइट। प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट में क्या हो रहा है? बुक्स डिलीवरी कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, बाकी सब आप ऑटोमेट कर लोगे। तो डिफरेंस आएगा बिटवीन मैनुअल फंक्शन एंड ईआरपी का फंक्शन। एडमिशन हुआ 100 पर मैनुअली बुक्स गया 80 फॉर एग्जाम्पल, फर्क है। तो उसमें क्या होगा? जो इंफॉर्मेशन गैप आ रहा है उसको ब्रिज करो। क्लैरिटी है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो अब आया यहां पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। क्या है? 4 चीज, ऑल्सो नोन एज रोल बेस्ड सिक्योरिटी। उसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले रोल को डिफाइन करो। रोल को डिफाइन किया, उस बेसिस पे एक्सेस डिफाइन हुआ। ये क्या हो रहा है यहां पे? रिस्ट्रिक्टिंग द सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स ओनली। आर्टिकलशिप वाला एग्जांपल, अगर हम लोग ऑडिट में आर्टिकलशिप ज्वाइन किए तो उतना ही एक्सेस मिलेगा जितने आर्टिकल को मिलना चाहिए। और टैक्स का मिलेगा या ऑडिट का मिलेगा? सिर्फ ऑडिट वाला मिलेगा, राइट? और लास्ट में क्या है? 4th पॉइंट, नीड टू नो, नीड टू डू बेसिस है। जितना जरूरी है जानना उतना ही जानना है। करेक्ट? अब नीड टू नो में क्या आ रहा था? व्यू एंड प्रिंट, और नीड टू डू में क्रिएट एंड ऑल्टर। 2 टाइप का एक्सेस कंट्रोल हम लोग पढ़े थे। क्या क्या? एक था डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, दूसरा मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। डिस्क्रिशनरी क्या है? जो डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, एक अकाउंट, जो भी प्रोसेस ओनर है, बिजनेस ओनर है, मतलब हर डिपार्टमेंट का हेड, उसको हम लोग कंप्लीट कंट्रोल दे देंगे अपने डिपार्टमेंट के लिए। जिसको जितना एक्सेस देना है वो अपना डिसाइड कर लेगा। तो ये लेस रिस्ट्रिक्टिव है, वो अपना पॉलिसीज वगैरह सेट कर लेगा। ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव क्या है? मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। किसके हाथ में ये कंट्रोल? एक आईटी हेड नोन एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसी के हाथ में सारा कंट्रोल। एंड इट इज अनऑल्टर्ड बाय द एंड यूजर। कोई भी इसको बदल नहीं सकता, सबको फॉलो करना पड़ेगा, राइट? कहां यूज होता है? यूजुअली गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। अभी ऑडिट, ऑडिट में कुछ नहीं, हम लोग चैप्टर 1 में देखें 2 टाइप का कंट्रोल। क्या? एक जनरल मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल को 2 चीज में डिवाइड किए, ओवरऑल लेवल पे मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स, और ऑपरेशनल लेवल पे एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। करेक्ट? इसके बाद ऑडिट एस्पेक्ट क्या हो रहा है? ईआरपी में 2 चीज को ऑडिट करना है। एक तो नहीं, हम लोग जो डायग्राम बनाए थे वो याद है? देखो ये डायग्राम देखो। अच्छा सॉरी 76, पेज 76 वाला डायग्राम देखो। यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? मैनुअल से ऑटोमेट हुआ, नॉन इंटीग्रेटेड, उसके बाद गया इंटीग्रेटेड। अभी इंटीग्रेटेड में 2 चीज हो रहा है, एक सेंट्रल डेटाबेस बन रहा है और अलग अलग प्रोसेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट? तो ऑडिटर भी क्या करेगा? डेटा का ऑडिट करेगा डेटाबेस के लिए, और ये देखेगा कि अलग अलग प्रोसेस सही से इंटीग्रेट हुआ या नहीं। तो फंक्शनल ऑडिट, प्रोसेस का ऑडिट। करेक्ट? अभी ऑडिट वाला पेज में आ जाओ, पेज नंबर बता रहे हम। हाईरा 82, ठीक है?
ठीक है ना। तो देखो दो चीज ऑडिट हुआ, ऑडिट ऑफ डेटा एंड ऑडिट ऑफ प्रोसेसेस। डेटा में फिजिकल सेफ्टी, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और लॉजिकल सेफ्टी के लिए एक्सेस कंट्रोल्स, नीड टू नो, नीड टू डू बेसिस। अब प्रोसेसेस में अलग अलग फंक्शंस को जो इंटीग्रेट कर रहे हैं सही से हुआ या नहीं, करेक्ट, परचेज, सेल्स, एचआर, प्रोडक्शन, सब कुछ सही से हुआ या नहीं, और जो भी डिपार्टमेंट इनपुट डाल रहा है उस पर इनपुट वैलिडेशंस डालो। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में जब हम लोग वाउचर एंट्री करें, अमाउंट फील्ड कैन नॉट बी 0, डेट होना चाहिए, वाउचर नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी, ये सब चीज, वैल्यू, क्वांटिटी, ये सब कभी 0 नहीं हो सकता। सेंस बना। मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होगा, 10 डिजिट, अगर 9 डिजिट का एंट्री हुआ एरर दे देगा, 11 डिजिट अलाउड ही नहीं होगा। क्लैरिटी मिला। फिर हम लोग गए थे, अच्छा ईआरपी डन, वेरी गुड। अभी लास्ट का बस मिसलिनियस थोड़ा बहुत बचा है, 1 घंटा का हुआ है अभी तक, फटाफट से मैक्स और 10-12 मिनट में इसको रैप अप कर लेते, ठीक है। इसके बाद हम लोग गए थे डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस ऑन पेज 99। डेटा एनालिटिक्स नहीं, चलो डेटा एनालिटिक्स तुम लोग ऑब्जर्व कर ले रहे तो, हाँ ठीक है, मेरा टेंशन नहीं। आओ इधर, डेटा एनालिटिक्स पेज 99। सुनो यहां क्या हो रहा है, चार चीज हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा सेट्स को एग्जामिन कर रहे हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, क्या चीज के लिए, टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन या टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, ताकि डिसीजन मेकिंग हो पाए। चार चीज, डेटा सेट्स को एग्जामिन कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, ताकि हम लोग इंफॉर्मेशन या कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए टू टेक डिसीजंस, फॉर डिसीजन मेकिंग। चार चीज, करेक्ट। अभी अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या था, 2। पहला एक्सप्लोरेटरी एंड कंफर्मेटरी। एक्सप्लोरेटरी यानी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, फ्यूचर बेस्ड होगा। कैसे काम करेगा ये, डिटेक्टिव की तरह क्लूज फाइंड करना है कि फ्यूचर में क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट आया कंफर्मेटरी, कंफर्म करेगा ये हुआ या नहीं हुआ, जो हाइपोथेसिस हम लोग सोचे थे या वो ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ। जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला इन्वेस्ट करो, दैट इज एक्सप्लोरेटरी। 2 महीना बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दैट इज कंफर्मेटरी, करेक्ट। एक जज का काम करेगा। नेक्स्ट तो इजी है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव माने नंबर्स का एनालिसिस होगा, सॉरी क्वांटिटेटिव माने नंबर्स वाला एनालिसिस, और क्वालिटेटिव माने नॉन न्यूमेरिकल। जैसे यूट्यूब वाला सी एंटर, उसको पता है कि तुम लोग सी एंटर दे रहा है अभी, मस्त एकदम वीडियोस पे वीडियोस देगा, वो वाला, करेक्ट। 4 जगह पे डेटा एनालिटिक्स होता है, कहां कहां। सबसे पहले ई कॉमर्स, अमेजॉन वाला एग्जांपल, क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस हो रहा है, अमेजॉन क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस कर रहा है। दूसरा बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज, कोई भी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हुआ, एक दिन लैपटॉप खरीदा 1.5 लाख का, तुरंत कॉल आ जाएगा, बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज टू प्रिवेंट फ्रॉड। तीसरा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, याद था ना नाइट कॉलिंग पहले फ्री होता था, अभी तो जियो का बात अलग हो गया, नाइट कॉलिंग का पैसा कम लगता था, वो वाला, करेक्ट। और लास्ट में हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के केस में अभी ड्रग ट्रायल चल रहा है, एक कैंसर ड्रग ट्रायल वाला एग्जांपल, करेक्ट। उसका एफिकेसी प्रूव करने के लिए डेटा एनालिटिक्स करना होगा। सेंस बना। 4 चीज, पहला लगा ई कॉमर्स में क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस, दूसरा बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज टू प्रिवेंट फ्रॉड्स, तीसरा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, एंड फोर्थ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट्स, करेक्ट। अभी डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस क्या है, सबसे पहले डेटा को अलग अलग जगह से कलेक्ट करो और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ। अब उसमें कुछ डेटा में डेट अलग तरीके से होगा, कहीं पे रुपीज में लिखा होगा, INR में लिखा होगा कुछ वैसा, और कहीं पे डुप्लीकेट एंट्रीज होगा, करेक्ट। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम नोन एज डेटा ऑर्गेनाइजिंग। यहां पे हम लोग क्या किए, डेटा प्रोफाइलिंग या डेटा क्लेंजिंग किए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिया, उसके बाद डुप्लीकेट एंट्रीज आर एलिमिनेटेड। अब डेटा एनालिटिक्स के लिए हम लोग रेडी है। फिर क्या हुआ, एनालिटिकल मॉडल बिल्ड करेंगे, और पहले उसको एक टेस्ट डेटा में रन करो, उसके बाद प्रोडक्शन डेटा में इंप्लीमेंट कर दो। प्रोडक्शन डेटा माने फुल डेटा सेट, करेक्ट। और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग कैसे कम्युनिकेट करेंगे, थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। तो 4 पॉइंट बोलो,
सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया अलग अलग सोर्सेज से, एक कॉमन फॉर्मेट में ले आया, फिर फाइंडिंग एंड फिक्सिंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स, उसके बाद एनालिटिकल मॉडल बिल्ड करो और लास्ट में रिजल्ट्स कम्युनिकेट करो यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन। परफेक्ट। अब आ जाओ बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ सबसेट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। यहां पे भी चार चीज हो रहा है, डेटा सेट्स को एग्जामिन कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स टू ड्रॉ कंक्लूजन या इंफॉर्मेशन सो दैट हम लोग डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, टू टेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। करेक्ट। अभी बिजनेस इंटेलिजेंस समझ गया ना, ये कमर्शियल नेचर का है। डेटा एनालिटिक्स जनरल सोशल पर्पस के लिए भी हो सकता है, जैसे कैंसर ड्रग ट्रायल, सेंस बना। उसके बाद देखो बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, बोलो। पीसीएम सिर्फ इंटेलिजेंट लोग करेंगे और बाकी लोग, हाँ ठीक है, वेरी गुड। पी मतलब परफॉर्मेंस बेटर होगा, सी कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होगा, एम मार्केटिंग नहीं सॉरी मार्केट ट्रेंड्स हम लोग समझ पाएंगे। बिजनेस इंटेलिजेंस को यूज करके ये फायदा है। पी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर होगा, इंप्रूव करेंगे। सी कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर किया जाएगा। एम मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और फिजिक्स में हम लोग मतलब पी वाला ABCDE सिखाया था। ए एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, बी बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करेगा, बेटर करेगा। सी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। डी डिसीजन मेकिंग बेटर होगा। ई एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। क्लैरिटी है पूरा। उसके बाद रीजन में भी यही चिपका देना, यहां पी परफॉर्मेंस की जगह पोजीशन हो गया। सी कस्टमर एक्सपीरियंस या कस्टमर बिहेवियर। एम मार्केट ट्रेंड्स, वही है सेम। इसके बाद टेक्नोलॉजी में क्या आया, सबसे पहले हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, फिर रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। तो एनालिसिस में दो, एक बेसिक डेटा बेसिक बिजनेस इंटेलिजेंस हो रहा है और दूसरा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स है। तो बेसिक इंटेलिजेंस में क्या है, एक ओलैप पढ़े थे ना, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जो तुम लोग जाके वर्ड टू एक्सेल वर्ड टू PDF ये सब करता ना, वही। करेक्ट। और कम्युनिकेशन, जब हम लोग को रिजल्ट्स डिस्प्ले करना है, क्या यूज करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। स्टोरेज कैसे हो रहा है इसमें, पुराने जमाने में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते थे, हडूप सिस्टम्स। ये अनस्ट्रक्चर्ड या रॉ डेटा स्टोर करता था, यहां कोई एनालिटिकल टूल नहीं था, एनालिसिस नहीं कर पाते। और अब क्या यूज होता है, डेटा वेयरहाउस। यहां स्टोर तो होगा ही, बट साथ में बेसिक एनालिसिस हो सकता है। करेक्ट। और इसका टीम क्या होता था, सबसे पहले जो बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को बनाएगा, कौन, आर्किटेक्ट और डेवलपर। आर्किटेक्ट और डेवलपर। फिर इसका डेटा कौन मैनेज करेगा, डेटा मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। एनालिसिस करेगा कौन, बिजनेस एनालिस्ट और ओवरऑल मैनेजमेंट मैनेजर। करेक्ट। इसके बाद हम लोग कहां गए थे, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में पहले किए MIS पेज 97। MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहां क्या हो रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है डेली बिजनेस, मुकेश अंबानी कर रहे हैं ना, डेली बिजनेस एक्टिविटी को इवैल्यूएट, समराइज किया था ना डे एंड पे, इवैल्यूएट किया, उस बेसिस पे कोई डिसीजन लिया। अगर मान लो कस्टमर नहीं आ रहे तो डिस्काउंट ऑफर, डिसीजन ले रहा है, और उसके बाद प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा रहा है। 3 काम, इवैल्यूएट, टेक डिसीजंस एंड इवैल्यूएट प्रोग्रेस। क्या ये एक रिलायंस इंडस्ट्रीज यूज करेगा, नहीं, बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस एंड ऑफ इन एनी इंडस्ट्री। छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इसको यूज करेगा, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको यूज करेंगे। बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो स्पेशलाइज्ड MIS डिपार्टमेंट्स होगा, और छोटे वाले लोग स्प्रेडशीट्स, MS एक्सेल, वही उसी पे काम चला लेंगे। करेक्ट। बस एक चीज यहां जानना है, क्या क्राइटेरिया ऑफ MIS रिपोर्ट, क्राइटेरिया ऑफ इंफॉर्मेशन इन MIS रिपोर्ट क्या होना चाहिए। यहां पे MIS रिपोर्ट में हम लोग स्टार इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे। S स्ट्रक्चर्ड होगा, T टाइमली होगा, A एक्यूरेट होगा, R रेलिवेंट होगा। स्ट्रक्चर्ड, कॉम्प्लेक्स इंग्लिश का फड़काबाजी नहीं, सिंपल इजी टू रीड होना चाहिए। T टाइमली, नया डेटा दो, पुराना का कोई काम नहीं है। A एक्यूरेट, गीगो कॉन्सेप्ट, खराब इंफॉर्मेशन गया तो खराब आउटपुट आएगा। और R रेलिवेंट टू द बिजनेस दो, काम का दो। करेक्ट। उसके बाद एग्जांपल्स, फाइनेंस और अकाउंटिंग मैनेजर को कौन सा रिपोर्ट चाहिए, सेल्स एंड एक्सपेंसेस,
वेयर हाउस मैनेजर्स को शिपिंग एंड इन्वेंट्री रिलेटेड, और मार्केटिंग सेल्स को लास्ट ईयर का सेल्स वगैरह का डेटा। कस्टमर केयर वाला एग्जांपल याद है ना, कस्टमर केयर हेड को क्या रिपोर्ट चाहिए होगा, कितना कॉल आया, कितना ईमेल आया, और एक कॉल और ईमेल पे हम लोग को टाइम कितना लगा, एंड कितना हम लोग सही से आंसर किए, कितना गलत से, नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ ईमेल्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, एंड एवरेज टाइम स्पेंट ऑन वन कॉल या वन ईमेल। क्लैरिटी है? अभी गए थे बिजनेस रिपोर्टिंग, पेज 104। बिजनेस रिपोर्टिंग होता है दो तरीका, क्या क्या, इंटरनल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। इंटरनल रिपोर्टिंग अभी देखा MIS, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट आता है, रिजल्ट्स वगैरह, तो नीचे बिजनेस रिपोर्टिंग ऑल्सो नोन एज एंटरप्राइज रिपोर्टिंग। MCQ के लिए एंटरप्राइज रिपोर्टिंग, ये दो काम करेगा। सबसे पहला पब्लिक रिपोर्टिंग कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डेटा, और इंटरनल रिपोर्टिंग क्यों करेगा, फॉर बेटर डिसीजंस, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फॉर बेटर डिसीजंस टू डिसीजन मेकर्स। क्लैरिटी है? उसके बाद हम लोग गए इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग। क्या इंपॉर्टेंस है, यहां पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल लोगों के संग कम्युनिकेट करें। एक्सटर्नल इंटरनल रिपोर्टिंग क्या कर रहे हैं हम उनको कम्युनिकेट, बिजनेस को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगेन इंटरनल वाले लोग को क्या, ताकि वो लोग बेटर डिसीजन ले पाए, और एक्सटर्नल वाले लोग को ताकि वो असेस करे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस क्या है, और इन्वेस्ट करे या नहीं करे। क्लैरिटी है? 4 पॉइंट इंपॉर्टेंस, एक्सटर्नल और इंटरनल लोग को रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है, बिजनेस को एक्सप्लेन कर दो। इंटरनल वाले लोग को इंटरनल डिसीजन मेकिंग बेटर करना है, और एक्सटर्नल वाले लोग को परफॉर्मेंस एनालाइज करवाना है, एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। वेरी गुड। 3 टाइप का रिपोर्टिंग आता है। क्या, एक इंटीग्रेटेड या एनुअल रिपोर्ट होता है, जिसमें हम लोग एक फाइनेंशियल या रेगुलेटरी का पोर्शन रहेगा, और दूसरा ESG, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। करेक्ट? क्लैरिटी है? इसके बाद हम लोग कहां गए थे, XBRL करते, पहले ये वाला कर लो। बस 2 टॉपिक और है, एक XBRL और एक मतलब बहुत 5 मिनट मैक्स। इधर आओ, पेज 108, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। 2 तरीके से हो सकता है, एक इंटीग्रेटेड मतलब सेम सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग एंड टैक्स दोनों, दूसरा अलग अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर टैक्स एंड अकाउंटिंग। तो हम लोग बात करेंगे सेम वाला, ठीक है, सेम वाला सारा बात करेंगे, और अलग अलग वाले में ऑपोजिट। देखो, टू डिसाइड बिटवीन विच सॉफ्टवेयर टू बाय हम लोग कहां जाएंगे, टैक्स कैफे। टाइम एंड एफर्ट्स, सेम सॉफ्टवेयर बताओ, टाइम एंड एफर्ट्स कम या ज्यादा, कम, क्योंकि कोई टाइम लगना ही नहीं, अकाउंटिंग का डेटा है, उसी पे टैक्सेशन हो जाएगा। नो रिकॉन्सिलिएशन इज रिक्वायर्ड, नो नीड टू ट्रांसफर डेटा, वरना एक जगह पेन ड्राइव डालेंगे, दूसरे में डालेंगे तो टाइम लगेगा। टाइम एंड एफर्ट्स सेम सॉफ्टवेयर में कम लगेगा, नो नीड टू ट्रांसफर डेटा। फिर कैफे का C, कॉस्ट, सेम सॉफ्टवेयर में कॉस्ट ज्यादा या कम, ज्यादा, क्यों, बिकॉज ऑफ कस्टमाइजेशन, वो ERP सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइजेशन होगा। ए, एक्यूरेसी, सेम सॉफ्टवेयर में ऑफकोर्स बेटर, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। F, फीचर्स एंड फैसिलिटीज, कम या ज्यादा, कम, क्योंकि वो कस्टमाइजेबल है, हम लोग उसको जितना फीचर्स चाहिए उतना ही लेंगे। E, ईज ऑफ ऑपरेशन, वो डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, क्यों, क्योंकि वहां ट्रेनिंग चाहिए, कस्टमाइज हुआ है तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा। वापस T माने टाइम एंड एफर्ट्स कम लगेगा, वहां ट्रांसफर नहीं करना होगा। C, कॉस्ट एंड एक्यूरेसी बेटर होगा, कॉस्ट ज्यादा होगा बिकॉज इट इज कस्टमाइजेबल। A, एक्यूरेसी बेटर होगा, वहां रिकंसिलिएशन का जरूरत नहीं है। F, फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज कम होगा बिकॉज वहां पे कस्टमाइज हुआ है, जितना नीड है उतना ही लेंगे। E, ईज ऑफ ऑपरेशंस, वो डिफिकल्ट होगा, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगा। क्लैरिटी है? लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, XBRL, आ जाओ पेज 105 में। देखो, बचपन में जो हम लोग अकाउंट्स पढ़े थे उसमें प्रॉब्लम था 2, क्या क्या, स्टैंडर्डाइजेशन और कंपैरिजन। कोई स्टैंडर्ड नहीं था, डेटर्स को डेटर बोल रहा है, बुक डेट बोल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स बोल रहा है, कस्टमर भी बोल रहा है, और
बहुत सारा चीज, बचपन का चीज था। उसके बाद वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद आया अपना शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 आया जिसको हम लोग बोले स्टैंडर्ड बिजनेस रिपोर्टिंग। तो स्टैंडर्ड बिजनेस रिपोर्टिंग जो आया उसको अगर हम लोग टैली में यूज कर लेंगे, दैट विल बी नोन एज XBRL, मतलब फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल विथ एन EX वो वाला, करेक्ट। चलो, तो ये कौन लॉन्च किया था? XBRL इंटरनेशनल। ये क्या लैंग्वेज यूज करता है? XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, करेक्ट। पेपर बेस्ड रिपोर्ट को डिजिटल में बना दिया ताकि हम लोग बेटर तरीके से यूज, शेयर और एनालाइज कर पाए। वो स्टैंडर्डाइजेशन और कंपैरिजन। इधर आओ, यहां पे 2 पिक्यूलियर फीचर आता था XBRL का। क्या क्या? सबसे पहला अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी। XBRL शेड्यूल 3 को इमेजिन करो, जितना सारा टर्म्स है वो कहां होगा? सारा टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी कुछ नहीं, अकाउंटिंग डिक्शनरी, अथॉरिटेटिव डेफिनेशंस रखेगा यहां पे, विच विल डिफाइन एवरीथिंग विच इज यूज्ड, करेक्ट। देखो, विच कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग कंटेन्ड इन अ रिपोर्ट, इसको हम लोग बोले टैक्सोनॉमी, करेक्ट। शेड्यूल 3 में सारा डिफाइंड है ना, तो उसको बोले टैक्सोनॉमी। कौन बनाता है ये? 3 लोग, एक तो MCA रेगुलेटर, दूसरा ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स इन कंसल्टेशन विथ NAFRA गवर्नमेंट एजेंसीज, करेक्ट। इसके बाद आता है XBRL टैगिंग। कोई भी चीज हम लोग मैनुअली वैल्यू डाल पाएंगे? नहीं, वो लेगा ही नहीं। तो XBRL टैगिंग क्या हुआ? जो भी आपका नंबर है, ऑल फाइनेंशियल डेटा इज टैग्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एलिमेंट इन द अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी, करेक्ट। जैसे लेजर का जो डेटर बैलेंस है वो किससे टैग होना चाहिए? ट्रेड रिसीवेबल से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फिगर है वो किससे टैग होना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेशन, या जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या जो भी फिगर आएगा, करेक्ट। सेल्स, और वो छोड़ो, सेल्स लेजर का जो फिगर है वो कहां जाना चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, करेक्ट। इससे टैग हुआ। तो देखो, सबसे पहला XBRL यूज कौन कर रहा है? सबसे पहले कंपनी खुद और उसका अकाउंटेंट, उसके बिहाफ में उसका अकाउंटेंट। वो लोग किसको फाइल कर रहे हैं? गवर्नमेंट्स को, और गवर्नमेंट्स के जगह, गवर्नमेंट्स के बाद रेगुलेटर, अलग अलग। सबसे पहला MCA को क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल रेगुलेटर। उसके बाद सिक्योरिटीज रेगुलेटर नोन एज सेबी इंडिया में, स्टॉक एक्सचेंजेस NSE BSE, उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रार ROC, उसके बाद टैक्स अथॉरिटीज इनकम टैक्स और GST, और फिर RBI मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी। वेरी गुड। उसके बाद कौन यूज करेगा? एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स। एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स इसको यूज किए, फिर डेटा प्रोवाइडर्स इसको यूज करेंगे, जैसे रेटिंग एजेंसीज रेटिंग प्रोवाइड करने के लिए, करेक्ट, करेक्ट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ XBRL। XBRL को डेटा DBMS से मिलेगा। D मतलब क्लियर डेफिनेशंस होना चाहिए, डेफिनेशंस यानी टैक्सोनॉमी, कोई बात नहीं। B बिजनेस यूज, बिजनेस रूल्स होना चाहिए, प्रॉपर बिजनेस रूल्स बनेगा यहां पे। XBRL वैलिडेशन वाला। M मल्टीलिंगुअल सपोर्ट होगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस। अलीबाबा का भी बैलेंस शीट हम लोग यूज कर सकते हैं। S स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर XBRL ही यूज करेगा। क्लैरिटी है पूरा? ठीक है। इसके बाद हम लोग गए ये व्हाट डज XBRL डू, यानी उसका बेनिफिट्स। वो क्या करेगा? सबसे पहले तो प्री डिफाइंड डेफिनेशंस को यूज करेगा टैक्सोनॉमी से। टैक्सोनॉमी से प्री डिफाइंड डेफिनेशन यूज किया ताकि एक्यूरेट और एफिशिएंट रिपोर्ट बन पाए। सेंडर को एक्यूरेसी का कॉन्फिडेंस है जो पब्लिश कर रहा है रिपोर्ट, और रिसीवर को भी पता है कि इसमें मिस्टेक्स नहीं है, करेक्ट। एंड अलग अलग लैंग्वेजेस में हम लोग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लैरिटी मिला पूरा 100%? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? नहीं? लाइफ इज इजी, वेरी गुड।